100 के आंकड़ा में नहीं पहुंच पा रहे हैं, 99 पर जाके रुक जा रहे हैं। तो इनको ना शर्म होना चाहिए। भाजपा को क्यों होगा? थोड़ा भी नैतिकता होता तो ये कांग्रेस वाले आरजेडी वाले बुके लेके एयरपोर्ट पर जाके प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते और कहते कि बिहार के हित में ये काम किया जाए। वैधानिक जो नियम कानून कहता है उसके हिसाब से सरकार ने नोटिस किया है, रद्द किया है। ये कोई विषय नहीं है, इसमें कोई पारस जी और चिराग जी के बीच में मतांतर मतभेद का कोई मामला नहीं है। जंगल राज में सरकार बढ़ावा देती थी इन चीज़ों को। नीतीश कुमार और भाजपा के सरकार में अपराध करने वाले व्यक्ति को न तो बढ़ावा दिया जाता है, न अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है। कोई दाखिल खारिज कोई बिना पैसे का नहीं हो रहा था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने के पाठक जी को ये जिम्मेवारी दिया और दिलीप जायसवाल जी भी अच्छे मिले। आखिर बिहार सुरक्षित नहीं है तो हमारे घर के लड़की, आपके घर की लड़की, महिलाएं रात के 10 बजे सड़क पर चल कैसे रही है? इसलिए ये मोदी जी के प्रत्येक बेहतर कामों का ये विरोध करेंगे, चूँकि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन कुछ समीकरण ऐसा हुआ बिहार में, उत्तर प्रदेश में, ये कास्ट फैक्टर थोड़ा होता है। उन लोगों ने जो टिकट वितरण किया उसमें उन्होंने केवल भाजपा को क्षति पहुंचाने वाला के हिसाब से उन लोगों ने टिकट का वितरण किया। मोदी जी ऐसा काम करने वाला व्यक्ति न तो इस देश को पहले कभी मिला है, न आने वाले कुछ दिनों तक मिलने की उम्मीद है। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद जब से मोदी की तीसरी बार सरकार बनी है, फिर से सियासत जो है वो गर्मा गई है। आए दिन विपक्ष जो है बयानबाजियों के माध्यम से निशाना साध रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पे बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी विधायक पवन जायसवाल है। सर, सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि इस बार बिहार में बीजेपी को जो वोट्स मिले हैं वो काफ़ी कम मिला है। इवन नरेंद्र मोदी को देखा जाए तो बिहार में आके रोड शो किए थे। देखिए, जो लोग इस प्रकार की बात करते हैं वो कभी ये नहीं कहते हैं कि कांग्रेस को कितना सीट आया। जी बिल्कुल। देखिए, हम चरम पर हैं जी। हम चरम पर थे। हम 39 सीट जीते थे। तो जनता को तो भाई जाति पे, पार्टी पे, कभी कभी गांव गंवई की राजनीति में लोग रह जाते हैं, कभी कैंडिडेट कौन आ रहा है उसको भी देखते हैं। तो हम लोगों ने तो काफ़ी सीट जीता है यहाँ पे। लेकिन कुछ समीकरण ऐसा हुआ बिहार में, उत्तर प्रदेश में, ये कास्ट फैक्टर थोड़ा होता है। उन लोगों ने जो टिकट वितरण किया उसमें उन्होंने केवल भाजपा को क्षति पहुँचाने वाला के हिसाब से उन लोगों ने टिकट का वितरण किया कि कैसे भाजपा डैमेज हो। जातीय आधार पर वो, देश के हिसाब से उनको मतलब है नहीं, वो जातीय हिसाब से टिकट का वितरण किए। इसमें हम लोगों को थोड़ी क्षति हुई, लेकिन ऐसा भी नहीं है। हम लोगों ने पूरा देश जीता है। 241 हमारे पास है, ये कोई कम तो है नहीं। पूरे कांग्रेस के 4 बार का आप टेन्योर का जोड़ देंगे तो इतना सीट उनके पास नहीं है। इसलिए विषय ये नहीं है। विषय है कि हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं, हम देश के विकास के लिए हमारी पार्टी काम करती है, मेरा गठबंधन काम करता है। तो सीट कम हो गया तो फिर आगे जाएंगे। हम तो 2 सीट से यहाँ तक आए हैं। भाजपा तो 2 सीट से बढ़ के 241 और 303 तक हम चले गए। ये कहाँ से घट के चले आए? 400 पार किए थे और अभी कहाँ चले गए? 100 के आंकड़ा में नहीं पहुँच पा रहे हैं, 99 पर जाके रुक जा रहे हैं। तो इनको ना शर्म होना चाहिए। भाजपा को क्यों होगा? अभी उड़ीसा में पहली बार हम सरकार बना रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में हमारी मतलब हम लोगों ने देश के लोगों का दिल जीता है विकास के नाम पर। मोदी जी ने काम के नाम पर इन चीज़ों को किया है। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ये समय का लाभ ले लिए, उसको ये बहादुर समझ रहे हैं। वैसा कहीं कुछ नहीं है। नीतीश कुमार ने बिहार में बेहतर काम किया। नीतीश जी के नाम पर वोट मिलता है बिहार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार बिहार दौरे पे जा रहे हैं। नालंदा में कहा जा रहा है कि वो जो बिहार में जो बीजेपी को सीटों का हार हुआ है, तो उसके वजह से कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका जो मनोबल है थोड़ा गिर गया है। तो उसे संभालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? जब मोदी जी वोट के पहले आ रहे थे तो ये लोग कहते थे कि मोदी जी प्रचार में आ रहे हैं, बिहार में क्यों आ रहे हैं वोट के पहले, इतना बार क्या मतलब है प्रधानमंत्री को घूमने का। जब चुनाव जीत के 1 सप्ताह भी नहीं हुआ शपथ लिए हुए और मोदी जी अगर बिहार आने की बात कर रहे हैं तो इनको तो खुशी होना चाहिए था। थोड़ा भी नैतिकता होता तो ये कांग्रेस वाले आरजेडी वाले बुके लेके एयरपोर्ट पर जाके प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते और कहते कि बिहार के हित में ये काम किया जाए। अपना एजेंडा प्रस्तुत करते कि हम विपक्षी दल के लोग चाहते हैं कि बिहार के हित में ये काम हो जाता तो बिहार के लिए अच्छा रहता। इनको इनकी चिंता नहीं है। इनको इनकी चिंता है कि प्रधानमंत्री जी जीतने के बाद बिहार फिर आ रहे हैं, मतलब बिहार को फिर कुछ बड़ा कुछ दे के चले जाएंगे तो मेरे पास कुछ बचेगा नहीं। ये इसके लिए परेशान है। अरे भाई, देश के लिए, बिहार के लिए तो गौरव का विषय है कि प्रधानमंत्री चुनाव
का शपथ लेने के बाद पहली बार या दूसरी बार विदेश गए और सीधे यहाँ आ रहे हैं। ये तो बिहार के लिए खुशखबरी है। और आएंगे तो नालंदा जैसे जगह पा रहे हैं जहाँ का विश्वविद्यालय पूरे विश्व में चर्चित रहा है। नीतीश कुमार के गृह जिले आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी के गृह जिले आ रहे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय में आ रहे हैं, तो ये तो बड़ा चीज़ है ना, ये बड़ा चीज़ है। इसको तो इन लोगों को स्वीकार प्रशंसा करनी चाहिए। जिंदगी भर वोटे की बात करेंगे, कभी भी तो अच्छे काम की प्रशंसा करें। पहले के प्रधानमंत्री कितना बार बिहार आए थे? मोदी जी 10 साल में कितनी बार आए? इनको याद भी नहीं होगा, ये भूल गए होंगे। मोदी जी बिहार के कितने जिलों में चले गए, चुनाव के पहले गए, चुनाव के बाद गए, ये नहीं समझ सकते हैं इन चीज़ों को। मोदी जी ऐसा काम करने वाला व्यक्ति न तो इस देश को पहले कभी मिला है, न आने वाले कुछ दिनों तक मिलने की उम्मीद है, इसलिए घबराए हुए हैं। जी बिल्कुल। लेकिन सर ये लोग विपक्ष जो है वो तो कहेंगे ना, विधानसभा होने वाला है, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, एक माहौल बन जाएगा फिर से। देखिए, इस देश में हर साल एक चुनाव होता है जी। तो इसका मतलब है जो नेता घूमेगा वो घूमना बंद कर दे। इसलिए ना मोदी जी ने कहा कि देश का आर्थिक जो बोझ है, देश पर जो अनावश्यक बजट का बोझ जो पड़ता है चुनाव का, उसको ठीक करेंगे और 1 नेशन 1 इलेक्शन को लागू करेंगे। इसलिए ना मोदी जी ने कहा कि जब कोई अच्छा काम करने भी जाएगा तो आपको 1 साल बाद विधानसभा दिखाई दे रहा है इन लोगों को कि विधानसभा 1 साल बाद है, इसलिए मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी उसके लिए नहीं आ रहे हैं। मोदी जी बिहार के विकास के लिए चिंतित हैं, देश के लिए चिंतित हैं। इस उद्देश्य से वो आ रहे हैं कि हम नालंदा विश्वविद्यालय जाएंगे, देखेंगे। एक बार आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में जो विदेश G20 की बैठक हुई थी, उसमें नालंदा विश्वविद्यालय के थीम को पीछे लगाया था उन्होंने। बैकग्राउंड नालंदा विश्वविद्यालय का थीम था। तो जब विश्व के बड़े बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष है, वहाँ नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र हो रहा है, वहाँ का फोटो का थीम दिखाया जा रहा है, तो आज अगर हमारे देश के, हमारे राज्य में प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो ये गर्व करने का विषय है, ये चिंता करने का विषय नहीं है। और 1 नेशन 1 इलेक्शन, फिर आधार कार्ड से वोटर लिस्ट को जोड़ना कि कोई फर्जी वोटिंग नहीं हो, ये डरे हुए लोग हैं। ये महिला आरक्षण से भी डर गए हैं कि 2029 में महिला आरक्षण लागू हो जाएगा तो इन लोगों का काम खत्म हो जाएगा। इसलिए ये मोदी जी के प्रत्येक बेहतर कामों का ये विरोध करेंगे, चूँकि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। जी बिल्कुल। बात करें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का, तो वो बीते 24 घंटों में ऐसे लगभग 13 या 11 आपराधिक घटनाएं उन्होंने गिनवाया है, और वो बात कर रहे हैं जंगल राज और मंगल राज का। इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, पहले चूँकि उस समय नेता प्रतिपक्ष नाबालिग होंगे जिस समय जंगल राज बिहार में था, जब लालू जी की सरकार थी, उस समय सुनते होंगे या उम्र कम होगा तो कुछ महसूस किए होंगे। तो अभी जो थोड़ा बहुत ये देख रहे हैं ना, तो इनको ज़्यादा लगता होगा, क्योंकि पुराना आंकड़ा था कभी देखे नहीं होंगे। लेकिन इनको देखना पड़ेगा ना कि नीतीश कुमार की अभी की सरकार बनने के बाद, अभी हमको लगता है कि गठबंधन होने के बाद 5 क्रिमिनल पुलिस इनकाउंटर में मारे गए हैं इसी बिहार में। यही तो सुशासन है कि अगर अपराधी अपराध करेंगे तो छोड़े नहीं जाएंगे। अपराध कर सकते हैं, दिन भर पुलिस रखवाली नहीं कर रहा है किसी हर कोई के घर के बाहर में। अगर भय किसी को लग रहा है कि भय समाप्त हो गया है, तो उसको ये मानना पड़ेगा ये सुशासन की सरकार है, आपको बख्शा नहीं जाएगा। और प्रशासन अपना काम कर रही है। मेरे क्षेत्र में एक व्यवसायी को गोली लगा, 2 दिन के अंदर ने पुलिस ने गिरफ्तार किया, अपराधियों का उद्भेदन किया, उसकी गिरफ्तारी हुई, भंडाफोड़ किया पुलिस ने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसपी डीएसपी ने सारे चीज़ों को पर्दाफाश कर दिया। घटना घट सकता है, लेकिन घटना करने वाला व्यक्ति दंडित हुआ कि नहीं हुआ, इससे सरकार के कार्यों का मूल्यांकन किया जा सकता है। जंगल राज में सरकार बढ़ावा देती थी इन चीज़ों को। नीतीश कुमार और भाजपा के सरकार में अपराध करने वाले व्यक्ति को न तो बढ़ावा दिया जाता है, न अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है। जी बिल्कुल। कहा जा रहा है कि विपक्ष कह रहे हैं कि उनके समय में अपराध इतना ज़्यादा नहीं होता था, और जब से नीतीश कुमार एनडीए ज्वाइन किए हैं तो जो आपराधिक घटनाएं हैं वो और बढ़ गई है। नहीं, मुझे एक चीज़ का स्मरण उन लोगों को कराना पड़ेगा कि 2005 के पहले बिहार में किसी भी परिवार की लड़की, चाहे उसके पिताजी जितने भी पावरफुल व्यक्ति हो जाएं, वो साइकिल से स्कूल नहीं जा सकती थी। वो सुबह में 5 बजे ट्यूशन पढ़ने नहीं जा सकती थी। वो शाम को 7 बजे साइकिल से घर लौट के नहीं आ सकती थी। गार्जियन ही नहीं भेजते थे, क्योंकि बिहार का वैसा माहौल नहीं था। आखिर बिहार सुरक्षित नहीं है तो हमारे घर के लड़की, आपके घर की लड़की, महिलाएं रात के 10 बजे सड़क पर चल कैसे रही है?
अपना काम अपने कैसे कर रही है, बड़ा बड़ा शोरूम कैसे खुल गया, क्या पटना में इतना बड़ा शोरूम था क्या? जब तक असुरक्षित बिहार में समझा तब तक कोई भी बड़ी कंपनी छोड़ दीजिए, पैसा रखते हुए भी बिहार के व्यवसायी अपना शोरूम बड़ा नहीं खोलते थे। डरते थे कि बड़ा शोरूम होगा तो रंगदारी का बड़ा चिट्ठी आएगा, रंगदारी का बड़ा डिमांड होगा। कपड़ा रख के अच्छा कपड़ा नहीं पहनते थे, ब्रासलेट रख के ब्रासलेट नहीं पहनते थे, पैसा रख के अच्छी गाड़ी नहीं खरीदते थे, भाड़ा की गाड़ी में टेम्पू में बैठ के घूमते थे कि किसी का नज़र हमको नहीं लगे। यही तो सुशासन है नीतीश कुमार और भाजपा का, कि आज अगर हमारे पास धन है, आपके पास धन है, तो हम धन का सदुपयोग कर रहे हैं। हम अपने लड़का लड़की की शादी भी धूमधाम से करते हैं और धन का सदुपयोग करते हैं, बड़ा बड़ा शोरूम खोल रहे हैं। जी बिल्कुल। बात करें एलजेपीआर अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की, तो पशुपति पारस को कहा गया है कि बंगला खाली किया जाए। लग रहा है कि चिराग पासवान जो पुरानी मतभेद थी उसका बदला ले रहे हैं अपने चाचा पशुपति पारस से। बिल्कुल, इन चीज़ों से हम लोग सहमत नहीं हैं। जिस समय पशुपति पारस जी के साथ 5 MP चले गए तो उस समय कार्यालय उनके हवाले हो गया, क्योंकि जिसके साथ संख्या बल होगा उसी को मान्यता मिलता है। अभी 5 MP इनके पास हैं, पारस भैया के पास कोई MP नहीं है। तो ये तो वैधानिक जो नियम कानून कहता है उसके हिसाब से सरकार ने नोटिस किया है, रद्द किया है। ये कोई विषय नहीं है, इसमें कोई पारस जी और चिराग जी के बीच में मतभेद का कोई मामला नहीं है। पार्टी को मान्यता तो उसी को मिलेगा जिसके पास MLA MP होगा, उसी को कार्यालय सरकारी स्तर पर मिलेगा। तो चूंकि अभी पारस भैया के पास कोई नहीं है इसलिए उनको नहीं देके चिराग जी को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कोई आपसी मतभेद। आप देखे होंगे कि पारस जी ने चिराग जी को बधाई दिया, ट्वीट किया, बधाई दिया। तो ये सब कोई विषय नहीं है, ये सब चलता है राजनीति में। टकराहट तो घर में भाई से भाई को विवाद होता है, पति से पत्नी को होता है, तो चाचा भतीजा में हो गया, ये कोई विषय नहीं है, सबका समाधान हो चुका है, कहीं कोई विवाद नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने इन चीज़ों को समाप्त करा दिया और सभी लोग बिहार के लिए चिंतित हैं, देश के लिए चिंतित हैं। एक आखिरी सवाल होगा सर कि के पाठक का परमानेंट डिपार्टमेंट शिफ्ट कर दिया गया है, लगता है ये जो उनके साथ हुआ है ये सही है, क्योंकि वो हमेशा सुर्खियों में रहते थे अपनी विवादित के वजह से? देखिए, अब ये भी नहीं कह सकते हैं कि केवल विवादित चीज़ों के लिए सुर्खियों में थे। के पाठक जी ने शिक्षा के क्षेत्र में या जिन विभागों में रहा है वह बेहतर काम भी किया है, लेकिन कुछ काम वो जिद पर अड़ जाते थे। कोई निर्णय ले लिए तो उससे हम बैक नहीं होंगे, भले उससे कितने लोगों को क्षति हो रही है इसका वो चिंता नहीं करते थे। तो शिक्षकों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा कि विद्यालय तो ठीक हो गए, जहाँ तक ठीक होना चाहिए था ठीक कर दिए। अब इनको ऐसे जगह पे लगाना चाहिए जो जनमानस से जुड़ा हुआ चीज़ है, जहाँ लोग दाखिल खारिज के लिए परेशान है, ज़मीन से संबंधित विवादों की संख्या ज़्यादा है, उसी के कारण हत्या भैयारी में विवाद हो रहा है, कोई दाखिल खारिज कोई बिना पैसे का नहीं हो रहा था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने के पाठक जी को ये जिम्मेवारी दिया और दिलीप जायसवाल जी भी अच्छे मिनिस्टर हैं वहाँ। तो अब हम लोग को लगता है कि दोनों लोगों के सामंजस्य से बिहार के अंचल स्तर पे जो भी गड़बड़ी है उस गड़बड़ी को बहुत जल्द इन लोग समाप्त करेंगे। और जिस तरह शिक्षा विभाग को दुरुस्त कर दिए उस प्रकार इस बार राजस्व सुधार की बारी है और के पाठक जी और दिलीप जायसवाल जी मिलके उसको दुरुस्त कर देंगे। लगता है वही अंदाज देखने को मिलेगा के पाठक का, चूँकि वहाँ अंदाज और मजबूत मिलेगा, चूँकि वहाँ दिलीप जायसवाल जी भी का भी सोच वैसा है कि हम इस गड़बड़ी को हर हाल में समाप्त करें। चूँकि निरंतर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दाखिल खारिज के लिए जाए, परिमार्जन के लिए जाए, उसको अंचलों में अंचलाधिकारी और कर्मचारी से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। काफ़ी लोग परेशान होता है, अपना संपत्ति रख के भी हम उसको न बेच पाते हैं, न खरीद पाते हैं, न रसीद कटा रहे हैं, न दाखिल खारिज हो रहा है, न परिमार्जन हो रहा है, आय में दिक्कत, आवासीय में दिक्कत। तो ये सब बहुत क्रीमी लेयर में दिक्कत, सभी चीज़ों में काफ़ी परेशानी लोगों को हो रही थी। हम तो बधाई देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, दिलीप जायसवाल जी को, के पाठक जी को, कि जितना जल्द हो अंचल स्तर पर जो भी गड़बड़ी है उसको समाप्त कराएं, ताकि आम लोग जो है ना राहत महसूस कर सके। अंतोगत्वा बदनामी सरकार की होती है, इसलिए ये निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा है और ये लोग बेहतर काम करेंगे। जी बिल्कुल। तो देखा, ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए पवन जायसवाल, जिनसे हमने सवाल पूछे लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी को कई ऐसे सीटों से क्षति पहुंची, और ये भी सवाल पूछा कि आने वाले जो विधानसभा है उसके बारे में पूछा, के पाठक का जो परमानेंट डिपार्टमेंट शिफ्ट हुआ है उसके बारे में भी पूछा।